सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद यकीनी तौर पे तनकीद को बर्दाश्त करना है, यानी अपनी जानिब मुखालिफ राय को तहम्मुल और आजिज़ी के साथ सुनना और बग़ैर किसी मुखालफत के उसको हंस कर पी जाना ही इस दिन को मनाने का असल मकसद है, अगर किसी को समझ आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो इस दिन की अहमियत पर रोशनी डालने की मेरे ख्याल से बहुत 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 ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सब्र बर्दाश्त मादा ख़त्म होता जा रहा है। सब्र और बर्दाश्त का ख़ास तौर पर हमारी सियासत को आप देख लें, यहाँ गाली गलोच और बात एक दूसरे के गिरेबानों तक जा पहुँचती है, यानी इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं। सियासत की दुनिया में सब्र बर्दाश्त हौसला कोई शय मौजूद नहीं है। यहाँ इल्ज़ाम तराशी के बादल गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। सियासत के इस धंधे में कह लें हर कोई अपनी डायरेक्शन को अपनी समत को दुरुस्त समझता है और मुखालिफ को हर जगह पे गलत ही समझते, चाहे वो सही क्यों ना हो। अच्छा, बात अगर नाज़रीन हम बर्दाश्त की कर रहे हैं तो ये मादा भी मैं आपको यहाँ बताना ज़रूरी समझूंगी कि ये मादा किसी किसी में पाया जाता है, सब में नहीं होता। जब इंतखाबात होते हैं तो उसके नताइज आते हैं, ये सब्र और बर्दाश्त बहुत से लोगों का जवाब दे जाता है। इसकी ताज़ा मिसाल अगर आपने देखनी हो तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात देख लीजिए। पहले दावे थे हुकूमत बनाने के, ऐसा ही था, और अब सारा जोर है धांधली के इल्ज़ाम लगाने पर, किसी तरह उन इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित करने पर। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीट्स मिली हैं वो उन्हें भीख में मिली हैं। यानी मुस्लिम लीग नून के मुताबिक तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में जो सीट्स हासिल हुई वो उन्हें सिलेक्टर्स की वजह से मिली हैं। यानी एक बार फिर धांधली का शोर मचा है और मुस्लिम लीग नून हमेशा की तरह अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। अब ये जो इंतखाबी नताइज हैं गिलगित बल्तिस्तान के नाजरीन, इसने मुस्लिम लीग नून की सियासत को मेरे मुताबिक दफन कर दिया। सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी, सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी। अब मैं क्या कहूँ, आप खुद फैसला कर लें कि ये क्या कह रहे हैं, भीख आखिर फिर किसे मिली है? अगर भीख मिली है तो किसे मिली है? मरीम नवाज़ ने गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबी जलसे हैं, आपने देखा कि मजलूमियत का रोना रो रो कर अवाम की आंखों में बाकायदा धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने इनकी सारी चालों पर पानी फेर दिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि शेर गिलगित बल्तिस्तान में ढेर हो गया। शायद शेर को सर्दी लग गई हो इसलिए वो यहाँ पर धाड़ ना सका, या यूँ भी कह सकते हैं कि शेर अपना ही रियासत मुखालिफ बयानिए का बोझ उठा ना सका। और मरियम साहिबा, आप तो बड़े नारे मारती हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अब आज मान लें आप कि गिलगित के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट ना देकर असल मायनों में वोट को इज्जत दे दी, यानी वोट को इज्जत मिल गई। क्योंकि अब वो जो कहते हैं ना कुछ खाता है तो कुछ लगाता भी तो है ना, ये वाली बात बड़ी पुरानी हो गई है। कौम अब हो गई है सियानी, कौम जान चुकी है कि ये लोग अब कुछ लगाते नहीं बल्कि सब कुछ ही खा जाते हैं। और इसी वजह से जो मुल्क की मईशत है, FATF की ब्लैक लिस्ट की तलवार इस पर लटकने लगी थी। और इंतखाबात में अगर जीत पीपल्स पार्टी के सर सजती तो यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी को हम कह सकते हैं कि जी एक नया बूस्ट मिलता और पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट हो जाती, बाएतमाद हो जाती और बाकी सूबों में भी पूरे ज़ोरों शोर से अपने अगले इलेक्शन की इंतखाबात की तैयारी करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में शानदार इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद यहाँ से 3 नशिस्तों पर मैदान मारा, जो कि मेरे मुताबिक यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है। अब इसी तरह मुस्लिम लीग नून, अगर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून मार्का मारती तो मुस्लिम लीग नून जो हर तरह से बुहरान का शिकार नज़र आती है, उसको एक नई स्ट्रेंथ मिलती। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ये भी कहने के काबिल हो जाती कि हमारे बयानिए को गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने कबूल कर लिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हकीकत क्या है, ऐसा हुआ नहीं। अभी मुस्लिम लीग नून की ये जो नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त जो हुई है उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। अब ज़रा सुनिएगा, 2 बड़ी वजूहात। एक वजह इनकी जो लाजवाल करप्शन की दास्तान है सबके सामने बहुत बड़ी वजह। दूसरी वजह, उससे भी बड़ी वजह,
रियासत मुखालिफ बयानिया जिसको अवाम ने, वोटर ने पूरे तरीके से मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज़ जो अपने वालिद साहब के साथ मिलकर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ फ्रंट फुट पर आकर खेल रही थी, जब उन्होंने देखा कि उनका खेल मुश्किल होता चला जा रहा है तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि बैक फुट पर आकर फ़ौज से बातचीत का शोशा छोड़ा। अगर गिलगित बल्तिस्तान की अवाम इंतखाबात में फ़तह का ताज नून लीग के सर पर सजा देती तो ऐन मुमकिन है कि मरियम नवाज़ फिर से पहली सफ़ में आकर इदारों के ख़िलाफ़ ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर देती। और मरियम नवाज़ ने अभी एक ट्वीट भी किया है, ये ज़रा चलाइएगा टीम। मरियम ट्वीट में क्या लिखती हैं आप ज़रा ये स्क्रीन पर भी देखिएगा, मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ कि मरियम साहिबा लिखती हैं, शुक्रिया गिलगित बल्तिस्तान जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और दुनिया को ये दिखा दिया कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के साथ किस तरह से खड़े हैं। वो जलसे नहीं, इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम थे। ये कहती है कि वो जलसे नहीं, इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम थे और वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे। मरियम साहिबा ट्वीट में ये लिखती हैं। अब क्या कहें एक बड़ी पार्टी के सरबराह और ये दावा, अगर जलसे ही रेफरेंडम थे तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत थी? आपने अपने दौर में ये कानून क्यों नहीं बना दिया कि बड़े जलसे का मतलब रेफरेंडम? आपके दौर में मैं ज़रा आपको याद करवाती चलूँ, जब इमरान खान बड़े जलसे करते थे और उन बड़े जलसों को आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम करार देते थे, याद है ना आपको? याद है? ये सिर्फ अपने मतलब की बातें याद रहती हैं। क्या करते थे? आपकी हुकूमत के खिलाफ वो रेफरेंडम करार देते थे तो आप लोग क्या करते थे? उनका मजाक उड़ाते थे, उनको तमस्कर का निशाना बनाते थे, ना जाने क्या क्या कहते थे। अब खुद वही बात आप लोग करें, आपके मुंह से वो बात लोग सुने, यानी आप वही बात दोहरा रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ इससे, यूटर्न लेना कहूँ या फिर थूक कर चाटना कहूँ या नज़रिया ज़रूरत की कोई नई तशरीह। अब नाज़रीन ये ट्वीट जो है ना, अगर एक लफ्ज़ बोलूँ मजाक, ये मजाक ही लग रहा है। कौन से लोग आपके साथ हैं ज़रा ये बताना पसंद करेंगे? आप लोग जो आपके जलसों में शामिल हुए, आप उनकी बात कर रही हैं। और ये कौन सी किताब में लिखा मरियम साहिबा कि जो आपके जलसे में शामिल होगा वो आपको वोट भी डालेगा? यानी हो सकता है ना कि जब आप हलीमा सुल्तान बन के जलसे करने जाएंगी तो कोई आपको देखने आ जाए, आप बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, जो हकीकत है मैं वो बयान करूंगी, लेकिन बात यह कि खूबसूरत लगने से वोट नहीं मिलता। कोई आपको देखने आ सकता है, जलसे में तादाद बढ़ सकती है लोगों की, लेकिन वोट मिलता है परफॉर्मेंस पे या फिर आपके विजन पे और आपके बयानिए पे। कारकर्दगी आपकी 0-0 अंडा। बयानिया आपके वालिद कैसा कि कोई भी आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, आपके अपने पार्टी के लोग आपसे दूरी इख्तियार करना चाहते हैं, तो फिर सिर्फ हलीमा सुल्तान बनने से वोट तो नहीं मिलना था। और ये शिबली फराज साहब ने कहा है कि अवाम बहुत समझदार हो गए हैं, वो सुनते सबकी हैं और करते अपनी हैं। यानी मरियम साहिबा इसी तरह मेरे ख्याल से लोगों ने आपको सुना होगा, आप हलीमा सुल्तान बन के गई, आपको देख भी लिया होगा, लेकिन वोट नहीं दिया। वोट के लिए परफॉर्मेंस चाहिए, वोट के लिए विजन चाहिए, वोट के लिए नीयत चाहिए, वोट के लिए बयानिया चाहिए। आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं। और आपकी गलतफहमी मेरे ख्याल से दूर हो जानी चाहिए, या मैं आपकी गलतफहमी दूर करती चलूँ कि आप कह रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आपके और आपके वालिद के साथ खड़े हैं। अगर अवाम आपके साथ होते तो फिर तो आपको जीत जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी हकीकत आपके सामने और आप मानने से इनकारी हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान में आप जीत की पोजीशन पर होती, तो आपको यूं बिला से चाय पर ना बुलाना पड़ता। बड़ी क्लियर सी बात है। और आपकी जमात की जो कश्ती है ना, वो बकायदा डूबती हुई नजर आ रही है, डूबती चली जा रही है, और इसको सहारे की ज़रूरत है। लेकिन सच पता है क्या है, जो आपको भी अंदर से पता है, लेकिन ढीठ बंदा मानता नहीं है। ढीठ तो हैं आप। सच ये कि आपको एक तिनके का भी सहारा मुयस्सर नहीं है, क्योंकि जब आपका हरीफ डूब रहा होता था तो आप लोग उसको मज़ीद डुबोने की कोशिशों में लग जाते थे। आपका माजी है। और आपको ये बात अच्छे से मालूम थी कि गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का आप बुरे तरीके से हार जाएंगे, इसलिए आपने तो पहले धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया था। इल्ज़ामात के पीछे छुपना तो मेरे ख्याल से आप लोगों का अब एक पसंदीदा मशगला बन चुका है। ये देखिए ज़रा इनका क्लिप। जी सुना आपने हलीमा सुल्तान साहिबा को। मरियम साहिबा, आप यकीनी तौर पे आप पे से बाहर हैं,
और क्यों है इसकी वजह आप कह लें कि आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, आप खुद डिसाइड कर लें कि इसकी वजह सबको पता है, सबको पता चल चुकी इसकी वजह। आपके बयानिए ने आपकी पार्टी में जो आग लगाई है ना, जिसने पार्टी को यकीनी तौर पे जलाकर राख करना शुरू कर दिया, आपकी जमात के कुछ लोग इस आग से बाकायदा खुद को बचाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे बचना है इस आग से पूरी तरह से, क्योंकि आप तो जल रही हैं, आपके वालिद तो जल रहे हैं, कोई और क्यों जले आपके पीछे? इतनी मोहब्बत किसी को किसी से नहीं। और इसी वजह से वो खुद को आपके बयानिए से बाकायदा अलग कर रहे हैं। और उनको आप क्या कह रही हैं? लोटा कह रही हैं, लोटा। ये लोटे नहीं है, बल्कि इन्होंने आपके गलत मौकिफ के आगे जी हुजूरी करने की बजाय आपके सामने सर उठा दिया। और ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि हर बंदे की एक अपनी राय हो सकती है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है, आपको तो इज्जत करनी चाहिए। आप कह रही हैं कि लोटा, यानी जिसको आप लोटे का नाम देकर ख़राब कर रही हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। और आप नजूमी तो मेरे ख्याल से हैं नहीं कि पहले से अंदाज़ा लगा लें कि धांधली होने वाली है। यानी सोचें नाज़रीन, के जुमले पर ज़रा गौर कर लें, धांधली होने वाली है। कल को कोई और ही दावा ना कर दें कि मेरे तो सच्चे ख्वाब आते हैं, कोई आस्ताना खोल के बैठ जाएं, यानी मुझे पहले पता चल जाता है। इनसे किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। आपको पहले पता चल जाता है कि धांधली होने वाली है, कौन हारने वाला है, कौन जीतने वाला है। और धांधली भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि आपके बकौल तारीखी धांधली होने वाली है, क्योंकि जो आपके साथ होगा वो तारीखी होगा। और हकीकत में आपका इल्ज़ाम आपकी इंतखाबात से पहले हार को तस्लीम करने का इशारा है। यानी अंदर से आपको भी पता है कि कहाँ खड़े हैं आप लोग और कौन कौन आपके साथ है और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है आपके साथ। क्योंकि आपको पता है रियासत मुखालिफ बयानिए पर अवाम आपको गले नहीं लगाएंगे, बल्कि गले से उतार कर फेंक देंगे। जितना दूर फेंक सकेंगे उतने दूर तक फेंक देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसे ही, और होना था आपके साथ। इसलिए आपने कबलज वक्त अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, वैसे जब भी दिमाग इस्तेमाल करती कुछ ना कुछ गलती करती हैं खातून, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए धांधली को इंतखाबात से पहले ही अपना हथियार बना लिया। यानी बस एक ही चीज़ बचती ना आपके पास कि ज़रा शोर मचा दें कि धांधली होगी, तारीखी धांधली हो गई, पुराना मंजन, पुराना चूरन, कुछ नया लेकर आए मार्केट में। और आप मरियम बीबी कौन से वोट पर पहरा देने की बात कर रही हैं? वो वोट जिसको इज्जत देनी है उसकी बात कर रही हैं। अब आपके लिए ज़रा मैं बताना चाहूँगी, आपके लिए अर्ज़ है बल्कि, कि अगर आपने खुद वोटर को इज्जत दी होती तो क्या आज खुद ब खुद जो वोट है उसको इज्जत मिल ना जाती? यकीनी तौर पे मिल जाती। आपके नज़दीक वोट को इज्जत दो का मतलब आपको वोट देना है, और अगर आपको वोट नहीं पड़ेगा तो फिर वोट की तो तौहीन हो गई। तौहीन इसलिए होगी कि आप, यानी ये जिस तरह चाहते हैं ना कि इनके लोग इनके आगे जी हुजूरी करते रहें, जी 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 करते रहें, वोट भी इनके सामने झुककर जी हुजूरी करे। अब ऐसे नहीं चलेगा। यानी इनके नज़दीक वोट का मयार ये कि इनको वोट मिल गया तो इज्जत हो गई, यानी सादा सा फॉर्मूला है। किसी और को मिल गया तो ये तो तौहीन हो गई। अब सोच देखें कि नाजरीन, वोट को इज्जत दो के पीछे भी आप रियासती इदारों को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन आपने देख लिया कि गिलगित बल्तिस्तान से अवाम ने बाकायदा आपका नामो निशान भी मिटा दिया। इसी को कहते हैं नामो निशान मिटाना। देखिए ज़रा ये शाहिद खाकान अब्बासी का क्लिप सुनिए क्या कहते हैं वो। अब जब आपके स्याह करतूत होंगे, काले करतूत होंगे आपके, तो आपको इंतखाबात भी स्याह तारीख ही लगेंगे ना। हाँ, बेहतर है कि आप लोग पहले अपने रवैयों पे गौर कर लें, बाद में आप किसी दूसरे से शिकायत करें जाके। अपने गिरेबानों में झांक के देख लेंगे ना तो बहुत से सवालों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। चीखना चिल्लाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, इस तरह रोना नहीं पड़ेगा आके लोगों के सामने, आपको झूठ नहीं बेचना पड़ेगा आप लोगों को। क्या कहते हैं साहब जिनका नाम है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वोट में ख़यानत हुई है। अब मेरा सवाल है, जब आप हुकूमत में थे, आपकी पार्टी जीती थी, उस वक्त ख़यानत बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि वोट ने आपको इज्जत दे दी, क्योंकि आपको पड़ गया। अब जब दूसरे जीते या जब भी कोई दूसरा जीते, पीटीआई जीती, तो वोट में ख़यानत हो गई, क्योंकि आपको वोट ना पड़ा तो वो इज्जत नहीं ना मिली, वोट को तौहीन हो गई क्योंकि आपको नहीं पड़ा। अब मेरी माने दिल बड़ा करें, अपने कायद को समझाएं कि वो मुल्क दुश्मनी वाला बयानिया छोड़ दें। अगर आप में से कोई अपने कायद का भी सगा है ना, तो उनकी ज़हनी हालत को समझते हुए उनको समझाएं कि अपना ये बयानिया छोड़ें और दुश्मनों से नाता तोड़ें और पाकिस्तान से जोड़ें। वरना आज जो गिलगित बल्तिस्तान में अवाम ने आपके साथ किया, जो अवाम ने किया,
कल पूरे मुल्क के लोग यही करेंगे आपके साथ, इससे भी बुरी हो सकती है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपने शिकवा करना है तो अपने आप से करें। सोचें कि आप लोगों ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से आप अवामी हलकों में अपनी मकबूलियत बाकायदा खोते चले जा रहे हैं, और इतनी इस हद तक खो दी आपने अपनी मकबूलियत। आप वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इंतखाबात पे असरअंदाज हुई है। हुकूमत असरअंदाज कैसे हो सकती है? शायद के खाना बात सब कैसे? अब कौन सा आरटीएस बैठा है? 2018 के इलेक्शन में तो आप लोग सिस्टम के बैठने का रोना रोते थे कि आरटीएस सिस्टम बैठ गया। हालांकि हकीकत पता है कि अगर कुछ बैठा है ना तो वो आपका नसीब है जो बुरी तरह से बैठ गया, और उसकी वजह भी आप लोग हैं। आपके रवैये, आपकी करतूतें, आप लोगों के बयानिए। अब आप ये आरटीएस सिस्टम के बैठ जाने का नोहा भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके पास इल्ज़ाम तराशियाँ और बहानेबाजी का जो वो एक स्टॉक होता है ना, वो भी ख़त्म हो गया। कहते हैं ना कि वाकई नसीब बैठ गया, वो बैठ चुका है आपका नसीब। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी कोई शिकवा करते नज़र आ रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। चलाइएगा क्लिप। अब मैं क्या कहूँ ख्वाजा साहब, इंसान थोड़ी सी अपनी अकल को इस्तेमाल कर लेता है। आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्ती आपकी पार्टी के रहनुमाओं को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ इस तरह खींचा और मिला लिया। ऐसे थोड़ी होता है। क्या बातें करते हैं आप लोग? बाद में अपनी बातें सुनते हैं। वैसे हंसी तो आप लोगों को भी आती होगी, या कोई परेशानी होती होगी कि मैंने क्या कह दिया। मेरे ख्याल से बाद में भी नहीं सुनते। आप हुकूमत पर बाकायदा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने लालच देकर आपके पार्टी रहनुमाओं को ऐसे खींचा और अपने साथ मिला लिया। ख्वाजा साहब, किसी ने भी आपके किसी भी वर्कर के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, और कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकता, ना ही किसी ने कोई लालच दी है। चले अगर एक सेकंड के लिए मान ले कि लालच किसी को मिले, तो जो बाकिरदार होगा, जो मुखलिस होगा, वो कभी भी लालच में आएगा ही नहीं, उसको कोई खरीद ही नहीं सकता। जैसे मैंने पहले भी बयान किया कि आपके कायद के रियासती इदारों के खिलाफ बयानिए ने आपकी जमात के लोगों में बेचैनी पैदा कर दी है। इस बयानिए को लेकर मुस्लिम लीग नून वाजे, वहाँ पे हमने धड़ेबंदी नज़र आ रही है, धड़ेबंदी का शिकार नज़र आती है मुस्लिम लीग नून। जलील शरफपुरी साहब इस हवाले से वाजे मौक़िफ़ दे चुके हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तिलाफ किया, तो आप लोगों ने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक क्या किया उनके साथ? वैसा ही सलूक किया कि उनको पार्टी से बाहर फेंक दिया। यानी पार्टी से भी आप लोग अपने नाराज़ रहनुमाओं को खुद निकालें और उनको बाद में लोटा भी कह दें। ये कहाँ का इंसाफ? ये तो बहुत गलत बात है ना। अब्दुल कादिर बलोच, सनाउल्लाह ज़हरी, आपके मुल्क दुश्मन एजेंडे के पेश नज़र पार्टी से अलग हुए। किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको आपकी जमात से अलहदा करने को नहीं कहा था। तो लिहाजा बराए मेहरबानी अपने गुनाहों का बोझ हुकूमत और अपने नाराज़ रहनुमाओं पर ना फेंकें। आपकी जमात में चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ज़मीर जिंदा है, और वो जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत में उनको फ़र्क पता है। लेकिन मरियम साहिबा और उनके वालिद को ये बात कैसे हज़म हो सकती है? एक और क्लिप होगा शिबली फराज साहब का, ज़रा वो भी चलाइएगा। देखा आपने कि शिबली फराज क्या कह रहे हैं कि जी नून लीग ने इंतखाबात से पहले ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर पूरी नून लीग जानती है कि उनका बयानिया अवाम में पिट चुका है, फेल हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। इसीलिए फेस सेविंग करने की अपना काम कोशिश की जा रही है, और ये आखिरी ऑप्शन थी इनके पास, वो भी पिट गई। अब सच क्या है, इस बयानिए को लेकर नून लीग ही नहीं बल्कि पूरी पीडीएम में बेचैनी पाई जाती है। एक मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगी नाज़रीन, अंदर की खबर कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबी नताइज इस पर बाकायदा तफसील से बातचीत की गई है। और मेरी इतलात के मुताबिक, ज़रा गौर से सुन लीजिए नाजरीन, आसिफ अली साहब ने नवाज शरीफ साहब को समझाने की कोशिश की है कि उनके बयानिए की वजह से ना पीपल्स पार्टी इंतखाबात में जीत सकी है और ना ही मुस्लिम लीग नून के हाथ कुछ आया है। यानी सीधा सीधा ये गिला था जरदारी साहब का उनसे, शिकवा था कि ना वो जीत सके और ना इनके हाथ कुछ आया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के बयानिए ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। यानी वाज़े अल्फाज में जरदारी साहब ने भी नवाज शरीफ साहब से कह दिया कि मियाँ साहब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी मईशत की बात करूंगी, जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही हमने देखा कि मईशत बाकायदा डूब रही थी और तनकीद का भी बहुत सामना था हुकूमत को। वहीं पर आज मईशत ने एक नई उड़ान भरने की तैयारी कर ली है और इसके असरात अब हमें नज़र भी आ रहे हैं। अच्छा, गुज़िश्ता एक माह के दौरान हमने देखा कि महंगाई की एक लहर थी जो बाकायदा सुनामी बन रही थी और सब ये सवाल उठा रहे थे कि हुकूमत क्या कर रही है और क्यों महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा। तो हुकूमत शुरू से ये कहती रही, आप सुनते रहे कि मुश्किल वक्त है और मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। अब चंद दिनों में मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हम कह सकते हैं कि आना शुरू हो गई हैं और हुकूमत ने करंट अकाउंट जो खसारा है वो ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि सरप्लस भी हो गया। अब यूँ तब्दीली ने हम कह सकते हैं कि 17 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ डाला है। फिर हमने ये भी देखा कि लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी इजाफा देखने में आया और सालों बाद टेक्सटाइल मिलें अपनी हम कह सकते हैं कि फुल कैपेसिटी पर चलने लगी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और हज़ारों की तादाद में लोगों को रोज़गार भी मिला है। अब जो डॉलर है वो भी कम हो रहा है, 8 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच चुका है और पेट्रोल की कीमत ज़ाहिर बात है अब उसमें भी कमी की जा रही है और जो तरसीलात ज़र हैं उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। ये खबरें सुनने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं और अवाम जो है वो मेरे ख्याल से उस वक्त मानेंगे जब उनकी जान हम कह सकते हैं कि प्रॉपर महंगाई से छूट जाएगी। अभी शायद वो इनको खबरें ही समझते रहेंगे। अब ये जो खुशखबरियाँ हैं इनके असरात अवाम तक कब पहुँचेंगे और अवाम इस चीज़ से मुस्तफ़ीद आखिर कब होगी कि जी हाँ वाकई महंगाई पर काबू पाया जा चुका है किसी हद तक। इस बारे में बात करेंगे। सवालात का जो बॉल है मैं कोर्ट में फेंकूंगी। मौजूद मेहमान माहिर माशियात, इकॉनमी पे गहरी नज़र रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुजम्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब ज्वाइन करने के लिए। अब पाकिस्तान में मुजम्मिल साहब जो मईशत ने एक हम कह सकते हैं कि मस्बत रुख इख्तियार किया है, इससे हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो मईशत है वो सही राह पर आ गई है? कैसे हुकूमत की हम कामयाब पॉलिसी अभी से करार दे सकते हैं? देखिए, हुकूमत ने ना माशी पॉलिसी दो तरीके से, जब मैंने अपना ज़िंदगी में करियर शुरू किया था तो मेरे बॉस थे एक, तो ऐसे हम एक दिन बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि यार कभी अगर कोई तुमसे कहे कि मेरी मदद करो तो तुम क्या करोगे उसके लिए? तो मैंने कहा जी जितनी मेरी हैसियत होगी मैं उनकी मदद कर दूंगा उस हिसाब से। तो उन्होंने ये कहा कि यार देखो, दो रास्ते होते हैं। एक होता है कि आप उसी वक्त उसकी ज़रूरत पूरी कर दें और एक ये होता है कि आप उसके लिए ऐसे वसाइल बनाएं कि वो आगे जाके उसको मांगना ना पड़े और वो खुद कफील हो जाए। ठीक है। अगर आप उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे तो वो बस वो पैसे लेगा, उसको खर्च करेगा, फिर वो वहीं खड़ा हो जाएगा जहाँ आपकी ज़रूरत से पहले था। इस हुकूमत ने पिछली हुकूमतों से एक चीज़ मुख्तलिफ ये की कि इन्होंने कोशिश ये की कि कुछ इस तरह से किया जाए कि हर शख्स जो है अपने पैर पे खड़ा हो जाए और जो है उसको कोई रोज़गार मिल जाए या मुल्क अपने पैर पे खड़ा हो जाए। हमारा जो मुल्क है आपको पता है कि पिछले 72 सालों में कर्ज़ों के जिसे कहते हैं साए तले खड़ा है। कर्जा लेते हैं, मुल्क चलाते हैं। दूसरी हुकूमत आती है और पिछली हुकूमत की बुराई करती है कि जी इतना कर्जा हो गया, फिर वो जाते हैं वो कर्जा ले आते हैं और वो आगे निज़ाम चलता रहता है। तो ये जो पीटीआई की हुकूमत आई थी, इन्होंने कर्जा बिल्कुल लिया, लेकिन इन्होंने एक अपने साथ ओहद किया हुआ था कि हम जो है खुद कफील होने की तरफ जाएं। जब ये आए थे तो आपने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, 19 अरब डॉलर इनको झोली में डाल के दिया गया। एक साल बाद इन्होंने उसको 13 अरब डॉलर किया और आज वो सिफर के बाद जिसे कहते हैं कि सरप्लस में आ गया, यानी कि इजाफे में आ चुका है। लेकिन ये इजाफा वक्ती तौर पे है। अच्छा, इसका हुआ क्या कि उसके असरात आज हमने डॉलर की मजबूती की शक्ल में देखे। अच्छा, ये जब मैं बातें करूंगा तो जब ये प्रोग्राम आपके नाजरीन देखेंगे और उसके बाद ये कहेंगे ये देखो यार ये फजूल बातें करते हैं, ये मंजन बेच के चले जाते हैं, ये जो है इनको शायद नौकरी चाहिए सरकारी और ये इसलिए आके तारीफें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका जैसा मुल्क जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क और ताकतवर तरीन मुल्क है, उसकी भी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बेरोजगार रहता है हर वक्त। ठीक है, और बहुत बड़ा जो हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट पे चलता है। इसी तरीके से आपने लंदन यूरोप का भी सुना ही होगा कि बहुत सारे लोगों को काउंसिल घर देती है, उनको सपोर्ट देती है, सारा कुछ करती है।
तो कभी भी मईशत अगर तरक्की करती है तो ये ज़ामिन नहीं होती कि हर आदमी के घर में जो है जिसे कहते हैं दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाए। ये मईशत का निज़ाम है। ये तो अल्लाह ताला ने भी जब दुनिया बनाई तो इंसानों में जो है ना इनइक्विटेबल जिसे कहते हैं कि बंदर बाट की, तो बहुत सारे लोग जो है जो परेशान होते हैं वो कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये हुकूमत गलत आदाद शुमार दे रही है, ये सारी चीज़ें दे रही है। अब हमारे जैसे मईशतदान जो है ना वो सिर्फ बताते हैं कि हम किस तरफ चल पड़े हैं। पिछले 3 महीने जो है वो बहुत जिसे कहते हैं जितने भी माशी इशारे हैं, चाहे वो तरसीलात के हों, रेमिटेंसेस के हों, वो उसकी एक वजह भी है कि ट्रैवल बंद हुआ है तो लोगों को ऑफिशियल बेचना पड़ रहा है। लेकिन उससे बड़ा जो है जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, वो 9% सितंबर में बढ़ी है। पाकिस्तान की तारीख में एक महीने में 5.58 लाख टन सीमेंट नहीं बिका कभी। गाड़ियां जो है वो एकदम उसकी सेल 40% से बढ़ गई है। फर्टिलाइजर की सेल बढ़ चुकी हुई है। तो इसमें जो है कुछ लोग इस वक्त जो करंट हमारी माशी हालात है उसके बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है और कुछ को नुकसान हो रहा है। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ मुज़म्मिल साहब, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह आईसीयू होता है जो बिल्कुल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, जिसको उर्दू में कहेंगे जी बहुत ही ज्यादा जो इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट होता है, वहाँ से हम निकल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि अब हमारी हालत कदरे बेहतर हो रही है और अनकरीब आप जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उस फेज में भी हम एंटर हो जाएंगे। देखें, बस मेरे हिसाब से हम अस्पताल से डिस्चार्ज के करीब हैं। डॉक्टर आखिरी जो है टेस्ट कर रहा है कि इनका ब्लड प्रेशर सही है, शुगर सही है नहीं है, ये सारी चीज़ें जो उसने इलाज किया है वो उसको देख रहा है और अब हम अस्पताल से बाहर आने का टाइम आ गया है। अच्छा, ये जो है पिछली हुकूमतों में भी आता रहा है। जब मुस्लिम लीग नून आई थी 2013 में तो 2016 में ये पोजीशन आ गई थी, लेकिन 2 साल में उन्होंने पूरी मेहनत करके मरीज को वापस अस्पताल पहुंचा दिया। पीपल्स पार्टी ने भी जब 2009 में ली थी हुकूमत तो उन्होंने भी थोड़ा सा इलाज किया, लेकिन 2013 में जाने से पहले मरीज को आईसीयू में डाल के चले गए। और मुशर्रफ साहब ने भी 1999 में जब आके हुकूमत ली थी तो 3 साल बाद उन्होंने मरीज को निकाल दिया था। 2008 में एक साथ ही डाल के चले गए। तो कुछ हमारे जो बुनियादी मसले हैं हमारे मुल्क में जो है ना, गरीब आदमी की नाम पे जो है ना बहुत बड़े बड़े मसाइल कर दिए जाते हैं। तो वो जो है अब ये इस हुकूमत ने बड़ा अच्छा तरीका किया। आप देखें, बिजली का गर्दिशी कर्जा है, मिसाल ले लें 2300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है। ये गर्दिशी खर्चा जो कर्जा है ये गरीब आदमी को सस्ती बिजली का दाम दे दे के खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसमें बड़े बड़े कारखाने सबका फायदा उठा दिया गया। अब ये हुकूमत क्या कह रही है कि बिजली जो है सबके लिए बराबर कर दो, गरीब आदमी को एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो बिजली का बिल उसका इजाफी है उसको कैश मिले, ताकि उसी आदमी को मिले जिसकी जरूरत है। एक आदमी के नाम पे पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को जो है सस्ती बिजली दे देना, ये जो है मतलब एक जिसे कहते हैं कि फ्रॉड है। जैसे चीनी की मिसाल ले लें, चीनी जो है अब एक अमीर आदमी जो है 100 रुपए की भी ले सकता है, लेकिन गरीब आदमी का नाम लेके हुकूमत से सब्सिडी ले लीजिए गई कि जी 70 रुपए की चीनी देनी चाहिए। अब वो 70 रुपए की चीनी गरीब आदमी बेचारा 3 किलो महीने की चीनी नहीं खरीद सकता। उसके चक्कर में जो बड़ी बड़ी आइसक्रीमों के कारखाने हैं, मिठाइयों की दुकानों वाले हैं, चॉकलेट वाले हैं, वो उनको सस्ती मिल गई, वो आगे बेच रहे हैं और ये जो है ना वो खजाने को नुकसान और सस्ती लेके आगे उन्होंने बड़ी महंगे प्रोडक्ट्स बेच देने पे जो है बिल्कुल। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा वक्त की कमी है, मैं चाहती हूँ जरा मैं ये भी पूछ लूँ, अवाम जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा कि अवाम जब आप जैसे जो मईशत में नजर रखते हैं, इकोनॉमी पे नजर रखते हैं, आप जैसे माहिर लोगों की जब राय सुनते हैं तो शायद उनको लगता होगा कि पता नहीं क्यों इस तरह की राय दे रहे हैं। जैसे कि आपने खुद मेंशन किया कि लोग आपके बारे में यहाँ तक कहते होंगे कि पता नहीं इनको गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं नाजरीन को। अब वो लोग ऐसे बेचारे क्यों कहते हैं, उनकी जो मुझे नफ्सियात समझ आती है, क्योंकि जब तक वो इनके असरात को एंजॉय नहीं करेंगे, जी महंगाई से उनकी जान नहीं छूटेगी, तब तक इस तरह की बातें करेंगे। उनको लगेगा कि पता नहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे, ये बातें हो रही हैं, क्योंकि महंगाई की चक्की में अवाम पिस रही है। अब अवाम को जिसके सम्राट हैं वो कब मिलना शुरू होंगे, अवाम को सस्ती चीजें कब मिलना शुरू होंगी। साथ ही एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी ताकि आप उसका भी जरा जवाब दे दें। अभी जो माफिया है, जैसे कुछ चीज सस्ती होती है, वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं तो माफिया ना सिर्फ उसको गायब करते हैं, मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाती है वो चीज। उस माफिया को हैंडल करने के लिए क्या होने जा रहा है आगे? देखिए, मैं 2 बातें बताऊं आपको कि कभी भी जो है ना आप किसी चीज़ को अगर उसकी
जो लागत है वो अगर ज़्यादा आ रही है तो उसको सस्ता करेंगे ना तो कभी सस्ती नहीं हो सकती, वो स्मगल हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हुकूमत जो है यूटिलिटी स्टोर को 70 रुपए में, यानी प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेना छोड़ दें। आपकी बात से मुझे समझ आई कि जब भी कोई चीज महंगी है तो उसका नोटिस ना लिया जाए, जैसे कीमत कम होगी तो गायब हो जाएगी। हाँ, वो दुकानदारों को बिक जाती है यूटिलिटी स्टोर। वो आपने देखा होगा, क्या हाल है मुज़म्मिल साहब, यानी उस चीज की कीमत वही रहने दी जाए? स्टोर से जो है उसका हल ये है कि दो चीजें होती हैं। एक चीज ये कि अगर किसी चीज की लागत कम हो रही है उसको जबरदस्ती नहीं कम करें, अपने लोगों की आमदनी पे काम करें, उनकी आमदनी को बेहतर करवाएं। उसके लिए रोजगार, जब रोजगार ज्यादा आएगा तो आमदनी खुद ब खुद बढ़ेगी। दूसरी चीज ये कि उस चीज की पैदावार पे काम करें, उस चीज की पैदावार को बढ़ाएं। जब पैदावार आपकी जो है खपत से ज्यादा होगी तो उसकी कीमत नीचे आ जाएगी। हमारे मुल्क में जब वो चीज़ शॉर्ट होती है तो उसकी पैदावार नहीं बढ़ाते, इंपोर्ट करते हैं और उसके बीच में खांचे लगते हैं। हाँ। तो ये दो चीज़ों पे काम करें। बार बार मेरी आज 15 साल से मैं एक ही पैगाम देता हूँ कि अगर महंगाई है, महंगाई की लड़ाई को जो है आप जो है अपनी आमदनी से अपने मुल्क के लोगों की वसाइल बढ़ाएं, आमदनी बढ़ाएं, रोजगार बढ़ाएं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि टेक्सटाइल में लेबर शॉर्ट हो गई है। अब उस लेबर शॉर्ट होने की वजह से, क्योंकि ऑर्डर्स आ रहे हैं, काम आ रहा है, तो अब मालिकान को तनख्वाह देनी पड़ रही है। अगर वो तनख्वाह नहीं देंगे तो ऑर्डर पूरे नहीं। तो इतनी डिमांड क्रिएट करें, इतनी पैदावार क्रिएट करेंगे, रोजगार जो है मालिक को ढूंढ के हाथ जोड़ के लाना पड़ेगा, भाई आप जो है ये मेरे लिए काम करते हैं। हमारे मुल्क में जो है उसका उल्टा चलते हैं, घर बिठा देते हैं और कहते हैं कि हम आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे देंगे, काम करने की क्या जरूरत है आपको, आप बैठ के खाएं। आपको 12,000 पे एहसास प्रोग्राम से देंगे, आपको काम करने। जलसे जुलूसों में अभी गिलगित बल्दिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे आपने देखी क्या आवाजें लग रही थी, आपको हम ये देंगे, आपको वो देंगे। अगर एक निकम्मा आदमी है, जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं आप उसको? आप उसको काम काज की तरफ लगाएं और फिर उसके बाद मुल्क में इतनी पैदावार बढ़ाएं कि उसका रोजगार इतना अच्छा हो कि वो हर चीज खुद खरीद सके। तो ये हमारे मुल्क में एक, जिसे कहते हैं कि निकम्मा बनाने के लिए आवाम को जो है हर सियासतदान आके मंजन बेचता है। आप देखें बार बार यही बात आके करते हैं कि जी महंगा आटा महंगा। अगर आटे की लागत महंगी हो गई तो कैसे सस्ता कर सकते हैं? उसके लिए आप ये बोलें कि भाई आटा आपको इतने का ही मिलेगा, अब इंशाल्लाह ताला इतनी आमदनी आपकी होनी चाहिए कि आप वो आटा या फिर आपने जिस तरह कि पैदावार में इजाफा किया जाए, प्रोडक्शन में इजाफा किया जाए उस चीज की। बिल्कुल ऐसा ही है, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए चीज़। ये हुकूमत है हमारी क्या करती है कि लोग जो है ना, अगर किसी चीज़ की लागत ज़्यादा है, हुकूमत सस्ती बेचने की कोशिश करती है, वो स्मगल हो जाती है, गायब कर दी जाती है, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, जिसको माफिया कहते हैं। ये सारा काम फिर वो माफिया करता है और उसका फ़ायदा। तो पहली चीज़ ये कि गरीब आदमी को सामने रख के जो पीछे कार्रवाई डलती है, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। ये हुकूमत कभी कभी काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, लेकिन आखिर ये भी इंसान है, उन्होंने भी अब हम कह सकते हैं कि जो ये हुकूमत है, यानी जैसे खान साहब अपना विजन लेकर आए और उन्होंने कहा कि तो मैं पाकिस्तान में बेहतरीन डिसीजंस लेना चाहता हूँ। पिछली गवर्नमेंट्स पे हमने देखा कि तनकीद करते रहे वो, कि पीछे मतलब कौमी खजाने को टीका लगाया जाता रहा और तमाम हमारे सिस्टम के हवाले से बात करते, मेरिट के हवाले से बात करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मईशत के हवाले से जो सही मर्ज है उसको सही तरीके से पकड़ा गया इस हुकूमत के आने के बाद, और अब इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। और जो लॉन्ग टर्म आप बात करें कि जी टेम्परेरी ये शॉर्टकट्स ना ढूंढें, लॉन्ग टर्म जिसका इनको हल नज़र आता है, यानी पैदावार में इजाफा किया जाए, अशिया की प्रोडक्शन में इजाफा किया जाए, या फिर आमदनी लोगों की बढ़ाई जाए, रोजगार दिए जाए, यही इसका आपको परमानेंट जो सोल्यूशन है वो नज़र आता है। बिल्कुल नज़र आता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि हम उस तरफ गामजन हैं और तेज़ी से गामजन हैं। अगले 6 महीने साल में अगर हमारे कोई बैरूनी कोई झटके, कोई इंडिया के साथ या अमेरिका के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, तो जिस तरीके से हम चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में रोज़गार का एक दफ़ा फिर बोलबाला हो जाएगा। और आगे अभी देखें, अभी चीनी की बात कर रहे थे, मैं आपके प्रोग्राम में अभी बोल के जा रहा हूँ, जनवरी में चीनी आपको 80 रुपये से नीचे मिलेगी, क्योंकि 20% पैदावार उसकी ज़्यादा आई है गन्ने की। ठीक है, तो ये चीज़ों पे आप काम करेंगे तो खुद ब खुद जो है जी, तो खुद ब खुद चीज़ें नीचे आएंगी। अब ये है कि अब हमारी आवाम जो है कितना सब्र। देखें, कोई भी इलाज करने के लिए गोली को कड़वा क्यों बोला जाता है? कड़वी गोली जो है आपका इलाज करती है, तो कड़वी गोलियां देनी पड़ी थी और अभी भी देनी पड़ेंगी, तो लेकिन वो हमारी ही सेहत के लिए बेहतर है। और एक दफा जब हम ये कड़वी गोली सही तरह निगल गए तो हमारी जो है खुद ब खुद सेहत सही हो जाएगी इंशाल्लाह। आमीन। ठीक है, मुज़म्मिल असलम साहब आप हमारे साथ ही हैं, मिलते हैं नाज़रीन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे मखसूस से अपने अंदाज में समझा रहे थे तमाम नाजरीन को, और ऐसा अंदाज आपका कि जो आप बताते हैं तो मुझे लगता है कि नाजरीन को बड़ी समझ आती है और आप अवामी अंदाज में समझाते हैं, क्योंकि इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें लोगों के सर से गुजर जाती हैं, उनको बहुत सी टर्म्स समझ नहीं आती हैं क्योंकि सबने इकनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती। तो जब आप अवामी अंदाज में किसी चीज़ को एग्जाम्पल दे के समझाते हो तो मेरा ये मानना है कि लोगों को बड़ा अच्छा समझ आता है कि आखिर हो क्या रहा है। अच्छा मुजम्मिल साहब, आगे ज़रा बढ़ाते हैं गुफ्तगू के सिलसिले को। अब ये जो कोरोना की सिचुएशन है, मेरे ज़हन में एक और सवाल आ रहा था, मुझे ब्रेक पे जाना था। अब कोरोना है और हम देख रहे हैं कि तमाम जो ममालिक है, बड़े बड़े ममालिक जो कि हमसे बहुत आगे हैं, वो ममालिक, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मईशतें डूब गई बाकायदा, बहुत नुकसान हुआ, लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ, बहुत से लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन वहाँ लगा रहता है। पाकिस्तान ने ये जो हम अभी तमाम चीज़ें बता रहे थे, इतनी अच्छी चीज़ें कैसे अचीव की, और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी, ख़ासतौर पर अगर हम कोरोना के साथ लिंक करें और बाकी बड़े बड़े ममालिक की मईशतों को इस टाइम पर देखें? देखिए फिजा, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और मैं आपको एक बात बताऊं इसमें कि पाकिस्तान की मईशत क्लोज इकोनॉमी है। मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि आप एक ऐसे इलाके में रहती हैं कि ये ऐसे गांव में रहते हैं कि जहां पे सिर्फ 10 घर हैं, ठीक है, और वो 10 घर जो हैं वो ज़्यादातर टाइम जो है कहीं दूसरे मोहल्ले में या नहीं उसी इलाके में ही गुजारते हैं टाइम, ठीक है। तो जब वो बाहर नहीं निकलेंगे या बाहर का कोई शख्स अंदर नहीं आएगा तो कोरोना लगने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे उनको। ठीक है। अच्छा, अब अमेरिका, लंदन, दुबई, ये सारे मुल्क जो थे ये एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स थे। यहाँ पे जैसे 8 करोड़ 10 करोड़ सालाना लोग जो है ट्रैवल करते थे। अच्छा, जब ये ट्रैवल करने के अलावा इनके अब मैं खुद कराची में रहता हूँ, कराची से मैं लाहौर जो हूँ सालों साल नहीं जाता, लेकिन अगर आप लंदन में हो तो लंदन से मैनचेस्टर और ये वो आप जो है ना दिन में 2 दफा घूम कर आ जाते हैं। इतनी हर 10 मिनट बाद ट्रेन चल रही होती है। इसी तरह न्यूयॉर्क से आप किसी दूसरे शहर जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, तो उनके आपस में भी शहरों में बड़ी आमदोरफ्त है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक तो बैरूनी लोग यहाँ पे मुल्क से लोग यहाँ सफर नहीं करते, और दूसरा ये कि हमारी आपस में शहरों में भी आमदोरफ्त इतनी नहीं है। कराची वाले अगर आ गए तो जिंदगी भर यहीं रहते हैं, पैदा भी यहीं हुए, मर भी यहीं गए, ठीक है ना। इसी तरह पंजाब वाले हैं तो वहीं पे रह रहे होते हैं। उसकी वजह से हमारी हुकूमत ने एक चांस लिया और इन्होंने लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि बजाय ये लोगों को घरों में कैद करने के, लोगों को कहा आप महदूद पैमाने पे काम करें। और हुकूमत को पता था, ये इमरान खान को इसका क्रेडिट जाता है कि हुकूमत को पता था कि हमारे पास वसाइल नहीं है और हम इनको 2-3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते पैसे। इन्होंने ये रिस्क ले लिया। अब उस पे जो है अल्लाह ताला ने फिर करम किया हम पे, और वो कोरोना जो है थोड़ा सा हम जो है बड़ा नहीं बजाय वो कम हो गया। अच्छा, अब आपने जो सवाल किया कि दूसरी मईशतों में ऐसा मसला क्यों था, एक तो ये था कि हमारे मुल्क में, मैंने आपको वजह बता दी कि आमदोरफ्त जो कम थी उसकी वजह से कोरोना फैला नहीं उस तरीके से वबा की तरह। दूसरा ये कि जो पाकिस्तानी मईशत है ना उसका 90% हजम जो है ना मकामी है, 10% बैरूनी है। यानी कि हमारी जो बरामदाद है जो दुनिया की, ये अच्छी बात नहीं है, ये तमगा नहीं है, ये बहुत ही हमारे लिए जिसे कहते हैं दागदार चीज़ है कि सिर्फ बरामदाद हमारी मईशत का 10% है। बाकी जो ममालिक हैं, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, ये वो, इनकी मईशत का बरामदाद बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, जब दुनिया लॉकडाउन हुई ना तो जब हर कोई बंद हो गया तो सबकी बरामदाद मुतासिर होने लगी, उसकी वजह से उनके कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए। हमारा क्योंकि 90% मुल्क के अंदर ही हम एक दूसरे से तिजारत और बाहर हमारी बैरूनी दुनिया से बड़ा कम जिसे कहते हैं हिसाब किताब लेने देने का था। यानी हम कह सकते हैं मुजम्मिल साहब, जो कि हमारा एक नेगेटिव पॉइंट था, हमारा एक फ्लॉ था मईशत को लेके, वो यहाँ पे कोरोना के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब लेकिन ये हुकूमत जो है कोशिश, अब हुकूमत ने क्या किया, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में कोरोना जो है, खास तौर पे इंडिया में कोरोना जो है अभी तक उनकी जान नहीं छोड़ा। तो जब दुनिया बाकी खुलने लगी तो वो उन्हें लगा कि इंडिया को हम ये ऑर्डर्स नहीं दे सकते, पाकिस्तान को दे देते हैं, ये हमें जल्दी चीजें मिल जाएंगी। उसकी वजह से हमारा जो बरामदी शोबा है, खासतौर पर टेक्सटाइल, उसमें जो है बहुत चहल पहल आ गई है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर होना शुरू हो गई हैं, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हो रहे हैं, डॉलर एक्सचेंज रेट भी हुआ है। तो ये इसको आप ये कह लें कि हमारी जो मईशत का ढांचा था उसने हमें कोरोना में जो है ना दूसरे ममालिक के मुकाबले में बेहतर जगह पे खड़ा कर दिया। अल्लाह का भी करम था, लेकिन इस ढांचे को हमें जो है तब्दील करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें।
ठीक है जी, चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और लास्ट मेरे कैसे 1 से 1.5 मिनट है। मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम नाज़रीन को? ज़रा हौसला दें, लोग वाकई बहुत परेशान हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो हमारे साथ लोग काम कर रहे होते हैं, हमारे ड्राइवर्स होते हैं, हमारी मेड्स होती हैं, मेरे पास एक फैमिली होती है, वो बच्ची है, उसकी वालिद है, तो चूँकि मैं खबरों में आती हूँ तो अक्सर पूछती हैं, बड़ी मासूमियत से सादा लोग होते हैं कि बाजी ये महंगाई कब ख़त्म होगी। मतलब आप यकीन जाने कि मैं आम लोगों की अब ज़बान में बताना चाह रही हूँ कि उनको कुछ नहीं पता चलता कि वज़ीर आज़म कौन है, उन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें आटा सस्ता मिले, चीनी सस्ती मिले, रोज़मर्रा की जो अशिया सस्ती मिले। जब हमें सस्ती मिलेगी ना तो वो सबसे अच्छी हुकूमत होगी हमारे लिए, वो किसी की भी हो। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सबसे पहले जिम्मेदारी, अगर हर आदमी अपने सिर्फ मुलाजिम की जिम्मेदारी ले ले और उसको अंदाज़ा हो कि अगर ये इसकी तनख्वाह 18,000 है या 20,000 है, इसका भी इस वक्त खर्चा 24,000 है, तो अगर उसकी तनख्वाह आप 24,000 नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आगे जाके महंगाई कम हो जाएगी, तो उसको 3-4 हज़ार रुपए का वक्ती तौर पे कोई ऐसी चीज़ उसको दिला दिया करे जो उसके इस्तेमाल में आ रही है। पहली जिम्मेदारी तो वहाँ पे हमारी और आपकी आती है। दूसरा ये कि अगर आप ये नहीं करेंगे, और जो मैंने बात की कि जिस तरह मईशत अब आगे इंशाल्लाह तेज हो रही है, तो वो मुलाजिम आपको खुद छोड़ के चले जाएगा क्योंकि महंगाई तो कम होनी नहीं है, तो उसको जो है आमदनी ज्यादा चाहिए, और कोई और उसको जो है अगर अच्छा काम करने वाला आदमी होगा तो उसको 5,000 रुपए ज्यादा देकर आपसे ले जाएगा। इससे पहले बहुत प्यारी बात है, बिल्कुल अपने मुलाजिमिन का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो तो मुजम्मिल सब रखते होंगे, आप भी रखते होंगे, हम भी रखते होंगे, लेकिन बात ये कि बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो उस तरह के लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और आज मैं सलाम पेश करूंगी ऐसे लोगों को जो कम पैसों में गुजारा करते हैं, महंगाई में गुजारा करते हैं, उनका एक सिंपल सवाल ये होता है कि महंगाई कब ख़त्म होगी। मैं ये पूछना चाह रही थी। देखिए, महंगाई मैंने आपको कह दिया कि सिंध हुकूमत ने 2,000 रुपये गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है। वहाँ पे पंजाब हुकूमत वाली ये कह रहे हैं, अगर आप लोग इस जहन से हैं कि आटा आपको 50 रुपए में मिलेगा, तो नहीं है, ये 65 से 70 रुपए, 70 रुपए तक आ सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं, क्योंकि हमारी सूबाई हुकूमतों ने वारदात डाल दी हुई है। ठीक है, चीनी की मैंने आपको मिसाल दी क्योंकि वो उसका रेट कुछ और था, वो नीचे आ जाएगी। महंगाई की शरह जो है, आपको इस महंगाई के लेवल, सब्जियों की कीमतें वक्ती तौर पे, क्योंकि बारिशें हुई थी आपको याद होगा अगस्त सितंबर में, तो वो वक्ती तौर पे ऊपर गई है, लेकिन कुछ आपकी चीजें ऐसी हैं जो नीचे आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। मैं आपको, हम मईशत में जब पढ़ते थे ना, तो हमें एक वो मिसाल देते थे मछली और मुर्गी की। वो ये कहते थे कि इंसान जो है, अगर मुर्गी महंगी होती है ना तो वो मछली खरीद लेता है। हमारे मुल्क में ऐसा मसला है कि बाज लोगों की एक हैबिट हो गई है कि यार शाम को मैंने 4 रोटी या 3 रोटी ही खानी है, उसको वो अगर वक्ती तौर पे आटा महंगा है तो चावल या किसी और खुराक से रिप्लेस नहीं करता। हमारी कौम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसको भी आपको मैनेज करना है चीज़ों को, और बाज़ दफ़ा चीज़ें वक्ती तौर पे ऊपर जाती है और वापस आ जाती है। अच्छी बात यह है कि जो महंगाई की खसूसियत है वो हमारी खाने पीने की महंगाई की खसूसियत है, वो हमेशा ऊपर भी जाके नीचे आ जाती है। तो ये महंगाई नीचे जरूर आ जाएगी, लेकिन बात चीजों की आएगी, बात चीजों की नहीं आएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब आपके तज्जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।